हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर हमसे कोई वस्तुओं को गिनने की बात करता है तो हम सबसे पहले गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 और ऐसे गिनते जाते हैं, इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। हम कभी वस्तुओं को जीरो से गिनना स्टार्ट नहीं करते। तो वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हम लिखते चले जाएंगे और ये संख्याएं हमारी इनफाइनाइट तक जाएंगी। इनफाइनाइट वैसे कोई नंबर नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1 होगी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कहें तो सबसे बड़ी होगी ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो उससे बड़ी नंबर हमको मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी नंबर होगी ही नहीं और सबसे छोटी नंबर 1। वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करेंगे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब हम देखेंगे होल नंबर क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं हमने देखा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं हमारी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रही हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो नया बनने वाला समूह हमारा होगा होल नंबर। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो नया बनने वाला समूह होल नंबर का होगा, पूर्ण संख्याओं का होगा। इसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे छोटी होल नंबर अगर पूछा जाए तो आपको 0 बोलना है, और सबसे बड़ी, जैसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकती। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो नया बनने वाला समूह पूर्ण संख्याओं का होगा। हमने देखा प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। अब हम देखेंगे पूर्णांक। हमने देखा पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट लिख रहे हैं हम। और यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में निगेटिव इंटीजर को शामिल कर लें, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, तो इससे बनने वाला समूह क्या होगा, हमारा पूर्णांक होगा। ये समूह जो बनने वाला है पूर्णांक होगा। और सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें तो ये भी ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम कहेंगे निगेटिव इनफाइनाइट सबसे छोटा है तो भी गलत होगा, उससे भी छोटी संख्या हो सकती है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे, सबसे बड़ा पूर्णांक फाइनाइट भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इससे भी बड़ा पूर्णांक संभव है। हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें तो पूरा बनने वाला जो सेट होगा वो कहलाएगा पूर्णांक, जिसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होती है। रैशनल वर्ड रेशियो से बना है, मतलब दो नंबर की रेशियो को हम रैशनल बोल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि Q को कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q हमारा यहाँ 5 के बराबर है तब ये रैशनल है। P हमारा यहाँ 4 के बराबर है, और P और Q दोनों इंटीजर भी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 के बराबर ना हो, Q कभी 0 के बराबर ना हो। और Q हमारा यहाँ 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं 4/5 एक प्राकृतिक परमीय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमीय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ढेर सारी संख्याएं उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। जैसे अगर कोई दे दिया आपको 5 एक परमीय संख्या है तो बिल्कुल है, हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, जहाँ हमारा P होगा 5 और Q होगा 1, और जो 0 के बराबर है भी नहीं, मतलब Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। Q इज़ नॉट इक्वल टू
0। तो हम कह सकते हैं 5 एक परमीय संख्या है। रैंडमली आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए वो परमीय संख्या होगी। अगर आपसे कोई कहे 0 एक परमीय संख्या है तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। जबकि शर्त क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के बराबर नहीं है, q 1 के बराबर है, यहाँ q 2 के बराबर है, यहाँ q 3 के बराबर है। और p p p तीनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक हमारा 0 है, पूर्णांक हमारा 0 है, ये भी पूर्णांक 0 है। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखेंगे। क्या 0 एक परमीय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है पर q 0 के बराबर नहीं है? तो आंसर होगा हाँ, 0 एक परमीय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमें लिखना है 0 को p/q के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 0/1। यहाँ p होगा 0 और q होगा 1, और p भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है। मतलब p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, यानी 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। इंटीजर 3 टाइप के होंगे, नेगेटिव इंटीजर और 0 और पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के 3 प्रकार होंगे। तो हम कह सकते हैं p/q के रूप में 0 को लिख सकते हैं, अतः 0 एक परमीय संख्या है। और दूसरी शर्त है q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो q 0 के बराबर भी नहीं है, q हमारा 1 के बराबर है। कह सकते हैं 0 एक परमीय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएँ ज्ञात करनी हैं। 3 और 4 दो नंबर हैं जो क्रमागत हैं, दोनों क्रम से हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। 3 और 4 के बीच क्या परमीय संख्याएं संभव हैं? तो उत्तर होगा हाँ, अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं 3 और 4 के बीच। कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका हम देखेंगे, यदि हमें 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं निकालनी हैं, तो हम कितनी परमीय संख्या निकालें? 6। तो 6 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 7। 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले नंबर में और 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरे नंबर में। और ध्यान रहे मल्टीप्लाई करानी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। हम लिख सकते हैं 3 को 3/1 और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7। इसी तरह जब हम सेकंड वाली नंबर को लिख सकते हैं 4/1, इसमें भी हम 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंश में और हर में दोनों में, तो आएगा 7 चौके 28 बटे 7 एकम 7। और हम कह सकते हैं 21/7 और 28/7 में डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने। 21 के बाद 22 आने वाली है, जो कि ये नंबर हो जाएगी। 22 के बाद 23 आने वाली है, 24 आने वाली है, 25, 26 और 27 भी आएगी। उसके बाद में ये नंबर यहाँ पर लग जाएगी और ये वाली नंबर आगे लग जाएगी। तो इसके बीचों बीच ये सारी नंबर्स आने वाली हैं जितनी दी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं 21/7 और 28/7 यानी 3 और 4 के बीच की परमीय संख्याएँ 6 परमीय संख्याएँ 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, 27/7 होंगी। तो एक तो ये तरीका हुआ, जितनी परमीय संख्याएँ निकालनी हो उसमें 1 ऐड करो, जो कुछ प्राप्त हो उससे संख्या के अंश और हर में दोनों में गुणा करो। इसी तरह दूसरी वाली संख्याओं में भी गुणा करो। नई बनी संख्या के बीच डिफरेंस आ जाएगा, इन डिफरेंस के बीच की सारी संख्याएं लिख लो। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं निकालने का। हमने 3 को और 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है। रिप्रेजेंट करने के बाद हम देखेंगे दोनों का जोड़ करेंगे और जोड़ करने के बाद आधा कर देंगे तो बीच वाली नंबर फाइंड आउट होगी। कैसे देखते हैं? 3 और 4 को जोड़ देंगे हम और कर लेंगे आधा। 4 3 मिलके हो जाएगा 7, 7/2। ये हो गई हमारी 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच परमीय संख्या। आगे हम
3 और नई प्राप्त संख्या 2/7 को जोड़ करके उसके बीच निकाल सकते हैं एक परमीय संख्या। तो हम लिख सकते हैं 3 धन 7/2 और करना होगा इसका आधा। मिलेगा हमें कितना, 3 2 जा 6 प्लस 7/2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 13/4 और बटे का बटा जब पलट जाएगा तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 13/8। सॉरी, यह हमारा 2 होगा तो ये 4 ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 13/4 और ये नंबर हमने रिप्रेजेंट की है यहाँ बिल्कुल इसके और इसके बीच में, 3 और 7/2 के बीच में इसको जोड़ा था, आधा कर दिया था, बिल्कुल इसके बीचों बीच आएगी। इसी तरह हम 7/2 और 4 के बीच परमीय संख्या निकाल सकते हैं। एक और परमीय संख्या, दोनों को जोड़ो और करो आधा। ये हो जाएगा आपका 7 + 8/2 पूरे का बटा 2। ये जुड़ करके हो जाएगा 15/2 और बटे का बटा पलट जाएगा तो आ जाएगा हर में, तो ये हो जाएगा आपका 15/4। ये संख्या हमने यहाँ रिप्रेजेंट की है, ठीक 7/2 और 4 के बीचों बीच। तब हमने प्राप्त कर ली है 1 2 और 3। इसी तरह आप प्राप्त कर सकते हो इसके और इसके बीच एक परमीय संख्या, ये वाली, और इसके और इसके बीच एक परमीय संख्या, ये वाली। तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 5। अगर आप इसके और इसके बीच निकालोगे तो ये परमीय संख्या प्राप्त होगी 6। आप इस तरह कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिर्फ जोड़ करके आधा करने से उसके बीचों बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। आप जोड़ करके आधा कर दोगे तो बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या प्राप्त होगी आपको। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर। यहाँ जो हमारा सवाल है वो भिन्न में दे रखा है। 3/4 और 4/5 के बीच की 5 परमीय संख्या निकालनी है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस जो पहला तरीका है। कितनी परमीय संख्या ज्ञात करनी है, 5। तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, प्राप्त होगा 6। अब 6 से हम क्या करेंगे, पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, पहली संख्या हमारी 3/5 है तो दोनों में गुणा करा देंगे, अंश और हर दोनों में, तो प्राप्त होगा 18/30। और इसी तरह से 4 और 4/5 में जब गुणा कराएंगे 6 से तो हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच हमने डिफरेंस क्रिएट कर लिया है और डिफरेंस के बीचों बीच वाली संख्याएं लिख देंगे हम। ये हो गई हमारी पांचों परमीय संख्याएं। 18 के बाद 19 होगा, ये रही 19/30। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 और 23 के बाद नंबर इसका आएगा जो यहाँ होगी। सबसे पहले ये संख्या होगी। इसको सॉल्व करने का देखेंगे दूसरा तरीका। यदि हम 3/5 और 4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो इसके बीच, ठीक बीचों बीच आने वाली परमीय संख्या होगी 7/10। कैसे, देखते हैं। वही तरीका, दोनों परमीय संख्याओं को जोड़ लो। तो 3/5 में हम जोड़ेंगे 4/5 को और करेंगे आधा। क्या प्राप्त होगा हमें, ये डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर है, 5 और 5 तो हर 5 हो जाएगा। 3 और 4 को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/5 और करना था आधा, तो करेंगे आधा और बटे का बटा पलट जाएगा तो हो जाएगा 7/5। बटे का बटा पलट करके 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। 7/10 इस नंबर को हमने बीचों बीच रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह हम 3/5 और 7/4 को जोड़ करके आधा करके 13/20 भी प्राप्त कर सकते हैं। 3/5 और 7/5 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 3/5 धन 7/10 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 और 5 2 जा 10 तो 3 2 जा 6 प्लस 10 1 जा 10 7 1 जा 7 पूरे का बटा 2 में प्राप्त होगा 13/10 तो पूरे का बटा 2। बटे का बटा जाएगा पलट, आ जाएगा
हर में, तो हो जाएगा 13/20, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है बिल्कुल यहाँ, जो है 3/5 और 7/10 के बीचों बीच। इसी तरह हम 7/10 और 4/5 के बीच एक परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो होगी 15/20। कैसे करेंगे? 7/10 में ऐड कर देंगे 4/5 और उसका आधा कर लेंगे, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 10, 10 1 जा 10 तो 7 1 जा 7, प्लस प्लस है तो प्लस कर लिया, 5 2 जा 10 तो 4 2 जा 8/2, ये हो जाएगा हमारा 15/10 पूरे का बटा 2। ये बटे का बटा पलट जाएगा, हो जाएगा 15/10 इंटू 2, हो जाएगा 15/20, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है इधर। इसी तरह आप 7/10 और 15/20 के बीच एक परमीय संख्या निकाल सकते हैं। 7/10 और 13/20 के बीच एक परमीय संख्या निकाल सकते हैं। 13/20 और 3/5 के बीच एक परमीय संख्या निकाल सकते हैं। 4/5 और 15/20 के बीच एक परमीय संख्या निकाल सकते हैं। और ज़रूरत है हमें केवल 5 परमीय संख्याओं की, तो 5 परमीय संख्याएँ आप आराम से निकाल सकते हैं। और निकल कितनी सकती हैं? बहुत परमीय संख्याएँ, अनंत परमीय संख्याएँ निकाली जा सकती हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारी नेचुरल नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर हमारी 1 से शुरू होती हैं, जबकि जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू हो रही हैं। तो एक होल नंबर ऐसी है जो नेचुरल नहीं है। इसमें लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, क्योंकि जो सेट है प्राकृतिक संख्याओं का उसी में 0 को डालने से होल नंबर बनता है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं ही तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये कथन हमारा ट्रू है, सत्य। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य एक बच रही है। सेकंड दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चेक करते हैं। पूर्णांक से हमारे दिमाग में आता है कि इसमें निगेटिव इंटीजर होंगी, पॉजिटिव होंगी और 0 भी होगी। हम देख रहे हैं पूर्णांक में निगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर, तीनों चीज़ें हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में हमें क्या दिखाई देती हैं? 0 और पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंदर नहीं आते। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात गलत हो गई, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों को छोड़कर बाकी तो पूर्ण संख्याएं हैं, पर ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। अतः यह कथन असत्य है, इसे फॉल्स। अब तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परमीय संख्याएं वह संख्याएं हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = 0 होना चाहिए। हमने एक परमीय संख्या मान ली है 3/4, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 0.75। 0.75 तो होल नंबर नहीं है। लिखा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये तो भाई नहीं मिली। लेकिन हाँ, कुछ परमीय संख्याएं हैं, जैसे 8/4, इसको डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 2, तो ये होल नंबर ज़रूर है। लेकिन हर परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, ये बात सत्य नहीं है, असत्य है। तो यह कथन हमारा असत्य निकला।